नमस्कार दोस्तों। हमने पाषाण काल को इससे पहले पूरी तरह से पढ़ लिया है। निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा काल डिटेल से देखा। उसके बाद हमने ये भी देख चुके हैं कि हम पाषाण काल से ताम्र पाषाण काल जाते हैं। तो अब ये चेक करने की ज़रूरत है, हमने पढ़ा है, वो परीक्षाओं में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जो प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं सॉल्व कर पा इस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को देखें, जो पाषाण काल से संबंधित हैं और परीक्षाओं में गए हैं। हम ये अंदाजा लगा पाएँ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि हमारी पढ़ाई की दिशा सही है या नहीं। अगर हम पहला प्रश्न देखें, तो पूछा गया कि रॉबर्ट ब्रूस हुड ये क्या थे? ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, इतिहासकार और पुरा वनस्पति शास्त्री। ये सवाल पूछा गया आपका यूपी के लोअर्स 2015 में। अब देखिएगा रॉबर्ट ब्रूस के बारे में हमने पढ़ा था। हमने 2 बातें इनके बारे में कि रॉबर्ट ब्रूस 1860 में जो भारत में पाषाण काल से संबंधित बस्तियाँ हैं, उनकी क्या की थी? खोज करनी चालू की थी या उनका अन्वेषण करना चालू किया। इसके साथ-साथ हम ये जानते हैं रॉबर्ट ब्रूस एक अन्वेषणकर्ता भी थे। अन्वेषण मतलब खोजकर्ता भी थे। अब देखिए यहाँ 2 विकल्प ये हो सकते हैं। पहला कि वो एक गर्भ वैज्ञानिक थे और दूसरा वो एक पुरातत्वविद भी थे। पुरातत्व की खोज भी करने वाले व्यक्ति हैं और भूगर्भ वैज्ञानिक देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति भूगर्भ वैज्ञानिक होने को जमीन के अंदर के विज्ञान ज्ञान है। मतलब जब वो खुदाई होगी, पता है कि किस तरह से भौगोलिक संरचना होती है। दूसरा एक होगा पुरातत्वविद, जो पुरानी चीज़ों एनालाइज़ करके बता पाएगा कि किस तरह की पुरातत्व से संबंधित चीज़ों की जानकारी रखने वाला होगा। तो हम क्या कहेंगे रॉबर्ट ब्रूस? एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद दोनों कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो गया वो ऑप्शन बी दोनों है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पूछा जा रहा है जो कोपेनहेगन संग्रहालय है, इस सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग विभाजन किसने किया? अब इसमें देखिए 1818 से लेकर 1820 तक कोपेनहेगन आपका कहाँ पे है? भारत में। यहाँ के संग्रहालय में वहाँ उपस्थित सामग्रियों को पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल में बाँटा गया। ये कब किया गया? 1818 और 1820 के मध्य। और ये काम किया किसने था? थॉमसन ने। इनका पूरा नाम क्या है? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। इन्होंने क्या किया था? ये त्रियुगी विभाजन किया था और इस विभाजन को करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट जो अपनी प्रस्तुत की वो 1830 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? थॉमसन। ये कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो बार-बार रिपीट होंगे, कई बार पूछा जाएगा। भाषा बदल दी जाएगी लेकिन क्वेश्चन मोटा-मोटा वही रहेगा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो अगर आपने इन क्वेश्चन का भी अभ्यास ठीक तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप कई सारे क्वेश्चन में आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ। अगला हम क्वेश्चन देखिए, ये पूछ रहा है कि पशुपालन हमको सबसे पहले कब मिलता है? इस चीज़ को हमने बहुत डिटेल में तो हमने डिटेल में जाना था कि 2 जगह सबसे पहले हमको मिलती है। एक तो आपका आदमगढ़, दूसरा आपको मिलता है भागौर। आदमगढ़ आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश। भागौर आपका कहाँ है? राजस्थान में। इन दोनों स्थानों पे क्या पशुपालन के साथ सबसे प्रारंभ होता है। देखिए पशुपालन कब हो रहा था? पाषाण काल का जब प्रथम चरण समाप्त, उसके बाद मनुष्य धीरे-धीरे क्या है? समुदाय में रहना प्रारंभ करे। जब वो समुदाय में रहना प्रारंभ करे, वहीं से पशुपालन प्रारंभ हो जाएगा। इसको हमने बहुत डिटेल से देखा। तो समुदाय में रहना कब प्रारंभ करेगा? तो आपका निम्न पूरा पाषाण काल है, उसके बाद के काल में। तो हम पशुपालन के साक्ष्य कब ज़्यादा देखेंगे? कि हमको जब मध्य पूरा पाषाण काल है, उस काल में हमको पशुपालन का वास्तविक साक्ष्य कब मिलेगा? मध्य पूर्व पाषाण, मध्य पूरा पाषाण। इसलिए पूरा पाषाण काल में आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आपको क्या होगा? मनुष्य कहीं न कहीं समुदाय में धीरे-धीरे आना चालू होगा। ऊपरी पूरा पाषाण में क्या होगा? यहाँ वो समुदाय में धीरे-धीरे रहने लगेगा, एक जीवन आ जाएगा उसके अंदर। एक देखिए ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही रिपीट मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन की अभी हमने देखा ये हमको कहाँ मिल रहा है? आदमगढ़ में, है ना? तो इस तरह आपको ध्यान रखना होगा, रिपीट होके बार-बार आते हैं। देखिए ये पिछले वाला क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही पूछा, पशुपालन कहाँ पे आरंभ हुआ? और अगले वाले क्वेश्चन में फिर आपसे पूछा, हमको ये बताइए पशुपालन का प्रमाण सबसे पहले उसने काल यहाँ पे दे दिया, मध्य पाषाणी प्रसंग कि मध्य पूरा पाषाण हमको सबसे पहले कहाँ मिल रहा है? आदमगढ़ में। अध्ययनों की कृषि व्यवस्था सबसे पहले कब प्रारंभ हुई? तो आपको अगर क्रोनोलॉजी याद इस काल में क्या हुआ, तो आप आसानी से समझ पाएँगे इस प्रश्न का क्या विकल्प सही है। आपको संभावनाएँ छाँटनी होंगी, तो आपके पास ऑप्शंस होंगे,
उन ऑप्शंस पे बेस्ट ऑप्शन उसी के बेसिस पे आप आंसर कर पाएँगे। अभी-अभी हमने बात की थी मध्य पूरा पाषाण काल में आपका पशुपालन प्रारंभ हो जाएगा। और जब नवपाषाण काल का आएगा, उसके बाद आप देखेंगे ताम्रयुग आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान एक खाद्यान्न उत्पाद है, का प्रयोग कब होने लगा? दूसरा आपको याद रखना होगा जो कृषि की व्यवस्था है, उसका प्रारंभ कब हुआ? खाद्यान्न उत्पादन तो होने लगेगा, आपको जो साक्ष्य मिलेंगे, ये चौके, वो पहले के टाइम के भी मिले कि वो जंगली रूप से भी तो हो सकता है, कृषि व्यवस्था के तहत उनको नहीं उगाया गया। यहाँ जो प्रश्न पूछा है वो कह रहा है किसी व्यवस्था का उसको सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला? आप क्या डालेंगे? नवपाषाण काल। ठीक, अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आप सीखिए। पुरापाषाण काल में आपको कहीं से भी कृषि का साक्ष्य तो नहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है? प्रोटोऐतिहासिक काल में यहाँ तो होना ही नहीं है। तो आपके पास 2 ऑप्शन बने, एक नवपाषाण काल, दूसरा मध्यपाषाण काल। इन दोनों में आपको आंसर करना है। तो अगर आप ऑप्शन को भी ठीक से देख के, तो ऑप्शन को तो आसानी से यहीं से निकाल सकते हैं कि इनमें तो हो ही नहीं सकता है। अब आपकी 50% संभावना है कि आप सही ही अटेम्प्ट करें। 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, आप सही अटेम्प्ट करने की आपकी संभावना जो है, वो बढ़ गई है। इसी तरह जब आप प्री में क्वेश्चन लगाने बैठेंगे, आप ये ध्यान रखिएगा कि लगभग 50% क्वेश्चन आप हो सकता है एक्यूरेट कर जाएँ या 40% क्वेश्चन एक बार में आप टिक लगा ले जाएँ। लेकिन उसके बाद के क्वेश्चन आपको इन मेथड्स का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में बताया, जो टेक्निक्स होती है क्वालीफाई करने की, उनका इस्तेमाल आपको करना होगा। अब इस प्रश्न में जैसे आपने देखा है, तो ये ऑप्शन कतई नहीं हो सकता। आपकी सीधे-सीधे 50% संभावना बढ़ गई। अब आप 50% श्योर हैं, किसी एक में आपको टिक करना है और वही सही होगा। उसमें भी आप फिर थोड़ा-सा और दिमाग लगाइए, तो आप बिल्कुल एक्यूरेट आंसर तक पहुँच जाएँ। अगले प्रश्न में आते हैं। तो पूछ रहा है कि ये बताइए कि जो मानव का है, सबसे पहला साक्ष्य हमको कहाँ मिला? अब देखिए, हमने इस टॉपिक को भी डिटेल में पढ़ा था। आपका जो हथरौना है, हमने इस स्थान की बात की और हथरौना आपका कहाँ था? होशंगाबाद में। और हमने यहीं पे बार-बार आपसे कहा था, कि जो मानव का सबसे पहला साक्ष्य है, वो हमको यहीं मिल रहा है। तो हथरौना कहाँ है या होशंगाबाद कहाँ है? अब आप थोड़ा-सा आइडिया लगा ले जाएँगे। जैसे ही आपको इतना अंदाज़ा लगा कि होशंगाबाद की बात की है, आप कहेंगे शिवालिक तो कहीं नहीं होगा, ठीक? नीलगिरी यहाँ भी नहीं हो सकता है और नलमाला पहाड़ियाँ यहाँ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर आप याद रखेंगे कि हम लोगों ने बात की थी, नर्मदा घाटी बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ सभ्यता का विकास आपको ठीक और हम लोगों ने ये जाना था कि नदी घाटियाँ सभ्यता के विकास के लिए तो आपको मान लेते हैं ऑप्शन नहीं भी आता, आपको एक तुक्का भी लगाना है, आप कैलकुलेटेड तुक्का लगाएँगे। आप ये ध्यान रखेंगे, एक भाई नर्मदा घाटी बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ है। शिवालिक की पहाड़ियाँ तो पहाड़ी क्षेत्रों में मानव साक्ष्य का मिलना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो आप सिर्फ ये आपने देख लिया कि जो यहाँ है, वहाँ मानव सबसे पहले ज़्यादा नहीं रहेगा। मानता हूँ अगर रहेगा ज़्यादा सबसे पहले, वो कहीं न कहीं मैदानी भागों में या ऐसे स्थानों पे जहाँ उसको रहठान मिल पाए। आप सिर्फ इतने आइडिया से इस क्वेश्चन है कि ये किसी नदी घाटी का ही क्षेत्र क्वेश्चन ट्रिकी तब हो जाता, टफ थोड़ा-सा तब हो जाता, जब आपको कई सारी नदियाँ दे देते या कई सारी नदी घाटी चित्र दे देते, तब इसको ट्रिकी बनाया जा सकता है। ऐसे आसानी के साथ आप इसको क्रैक कर सकते हैं कि नर्मदा घाटी का ही हमने क्या देख लिया, हथौड़ा में मिला था होशंगाबाद का जो क्षेत्र और इसकी खोज किसने की थी, ये भी हमने देखा था डिटेल में। तो आपके अरुण सोनकिया हैं, इन्होंने खोज की थी किसकी, हथरौना की और कब की थी? 1982 के आसपास। अब देखिए, आपसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो हड्डी के उपकरण है, वो सबसे पहले कहाँ मिले थे? इस वाले क्वेश्चन को देखिए, हमने बहुत डिटेल में देखा था, जो आपका मैदाहा का क्षेत्र है, इनसे आपको क्या हड्डी और सींग के उपकरण मिल रहे थे, है ना? हमने हाथी दाँत की बात भी की, के उपकरण भी मिलने प्रारंभ हो गए थे। हमने बहुत डिटेल से इस चीज़ को देखा कि हमको इन स्थान से क्या-क्या मिल रहा है और आप ये ध्यान रखिए, महदाहा ये स्थित कहाँ है? ये आपका प्रतापगढ़ जिले में प्रतापगढ़ मतलब यूपी में, ठीक? तो यहाँ से आपको बहुत डिटेल में हमने करवाया था वीडियो में पीछे। दूसरे आप देखेंगे, कि जब क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना होगा, आपको सरायनहार से भी हड्डी मिलेंगी, लेकिन हड्डी बहुत सीमित मात्रा में है। जब ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, एक ऑप्शन आ गया आपके पास, यहाँ पे महदाहा, ऑप्शन आ गया आपके पास सरायनहार। अब आपको प्रेफ़रेंस इसमें सेलेक्ट करनी है, ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? ज़्यादा कहाँ मिलेगा? महदाहा से, मिलेगा आपको सरायनहार से भी, लेकिन बहुत लिमिटेड। अब ऑप्शन आपको एलिमिनेट करके
आंसर निकालना है। अगले प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, प्रथम मानव जीवाश्म आपको कहा। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो रिपीट होके किसी दूसरी जगह पूछा जा रहा है। ये पूछा गया था आपका उत्तराखंड पीसीएस में और ये आपका पूछा जा रहा है कहाँ पे? बिहार पीसीएस में। देखिए, प्रश्न घुमा-फिरा के वही आएँगे, बस उनकी भाषा बदल दी जाएगी और उससे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। इस वाले वीडियो में आप ये समझ पाएँगे कि जो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम हम में वो आपसे गलत है। तो हमने अभी जैसे देख लिया कि हमको प्रथम मानव साक्ष्य कहाँ मिल रहा है? नर्मदा घाटी। बस आंसर। अगले प्रश्न कह रहा है कि जो हड्डी से निर्मित आपके आभूषण हैं, वो कहाँ मिल रहे हैं भारत में सबसे पहले? वो भी मध्य पाषाण काल में। अभी देखिए, हमने इससे पीछे वाले क्वेश्चन में यही प्रश्न रिपीट कर दें। आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए कि उपकरण आपको कहाँ से मिल रहे हैं? महादाहा से। तो हमने क्या बोला था, महादाहा से ज़्यादा मिलेंगे, रायदाहा से कम मिलेंगे। अब इस वाले प्रश्न में आप देखिए, आपको दोनों ऑप्शन दिया है। एक तो आपको मैदाहा भी दिया है, दूसरा आपको सरायनहर भी दिया है। हालाँकि आयोग ने क्या किया था, इसको भी सही माना था, इसको भी सही माना था। तो अगर किसी को कन्फ्यूज़न थी, इन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकता था, है ना? तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिले थे? ये हमने आपको पहले बताया। यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से थोड़ा-सा कम मिले हैं। मिले दोनों जगह से। अगर किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो आप मैदान करिए। अगर आपके पास सुविधा है, जैसे कि आपका यूपीएससी में देता है आपके क्वेश्चन ए और बी दोनों सही है क्या? इस तरह से ऑप्शन देता है, तो आप इन दोनों मान लीजिए, ठीक है? तो कई बार क्या होगा, नाम जिस लेवल का है, उसके बेसिस पे भी आंसर बदलेंगे। अब यही सवाल आपका यूपी पीसीएस में है या फिर यूपी आरओ एआरओ में जैसा ये पूछा है, इसमें आप चाहे इसको सही लगाते, चाहे इसको सही लगाते, दोनों सही होते। लेकिन यही क्वेश्चन लेके जब आप यूपीएससी में चले जाएँगे, तो वो क्या करेगा? ऑप्शन के ऑप्शन बनाएगा। ए और बी सही है, ए और सी सही, ठीक है? बी और डी सही है। इस तरह से आपसे पूछे, तब जाके आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा? ए और बी दोनों सही है। फिर तब आपको एक डिटेल आंसर आना चाहिए। देखिए, अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम कृत अनाज कौन-सा? अब ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा, बहुत ने बेसिक पढ़ाई भी की है, वो भी इसका आंसर लगा सकता है। तो हम ये बचपन से पढ़ते आए हैं। इससे पहले किसका उपयोग हुआ? जौ का। और देखिए ये सवाल आपसे पूछ भी कहाँ रहा है, ये यूपीपीएससी में पूछ रहा है, मतलब ऐसे उनके एग्ज़ाम में पूछ भी नहीं रहा है। यूपीपीसीएस के प्री में पूछ रहा है। ये बताइए सर्वप्रथम कौन-सा अनाज उपयोग में ला रहे हैं? आप देखेंगे, बाजरा के साथ से आपको काफ़ी बाद में मिलेगा, चावल तो आपको बहुत ही बाद में मिलेगा। जौ के बाद जो मिलेगा वो क्या? गेहूँ कहीं न कहीं आपको मिलेगा। गेहूँ के बाद क्या मिलेगा आपको? बाजरा मिलेगा। बाजरे के बाद क्या मिलेगा? चावल मिलेगा। तो आपसे अगर क्रम भी पूछा जाए, तो आप क्रम से भी इसको उत्तर दे सकते हैं। सबसे पहले जो हमको साक्ष्य मिल रहा है, किसका मिल रहा है? जौ का। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो 3 मानव कंकाल है, वो एक साथ कहाँ से, मतलब एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से? जब हमने दमदमा, महदाहा और सरायनाहर इन 3 स्थानों को बहुत डिटेल में देखा था। ये तीनों स्थान कहाँ थे आपके? यूपी में। तो हमने बार-बार फ़ोकस देके बोला था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे सवाल फ्री में पूछे। तो अगर आपने वो वाली वीडियो ना देखी हो, एक बार उसको जाके आप देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन्स को अटेम्प्ट करें। इससे क्या होगा, आप डिटेल में समझ पाएँगे कि इन क्वेश्चन्स का बैकग्राउंड क्या है, मतलब किस तरह से ये सवाल आए हैं। और दूसरा आप ये भी समझ पाएँगे कि सिर्फ़ आपको ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है? ये वाला ऑप्शन सही क्यों है? तो इस वजह से जब आप पिछले साल के क्वेश्चन एनालिसिस करने बैठे, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये वाला ऑप्शन गलत क्यों है? ये वाला ऑप्शन सही क्यों है? ज़्यादा एक्यूरेट कौन-सा है? अगर हम चाहें तो यहाँ भी इसका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। उस केस में ये वीडियो बहुत लंबा होगा। ऑलरेडी ये बात हमने अपने पुराने वीडियोज़ में डिटेल में समझाई हुई है। आप सिर्फ़ ये देख लीजिए कि उन वीडियोज़ से हमने पढ़ा है, उसका उपयोग कितना है? हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? तो जब हमने मानव कंकालों की बात की, तो हमने देखा था कि भाई इन तीनों स्थानों से हमको मानव कंकाल मिल, लेकिन आपका जो दमदमा वाला क्षेत्र, यहाँ क्या मिल रहा था आपको? एक ही कब्र में 3 कंकाल मिल रहे थे, ठीक? इस चीज़ को भी हमने डिटेल में समझा था पहले। अगले क्वेश्चन में आए, तो हमसे फिर देखिए वही पूछ रहा है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिल रहे हैं? प्रीवियस वीडियो उसमें भी हमने बात की, कि एक स्थान है संत कबीर नगर, और ये संत कबीर नगर कहाँ है? यूपी में। ये इस लहुरा देव नामक स्थान को कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलेगा। हमने डिटेल में इस बात को समझा था। और देखिए ये वाला सवाल आपका क्या 2 बार पूछा, 2 बार में ही
2 बार पूछा गया। ये 2004 में पूछा गया, फिर 2008 में भी यही सवाल पूछा। आप देखिए, अगर जिसने 2008 में जो एग्ज़ाम देने गया, उसने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रखा, तो सिर्फ ये देखा होता कि पिछले सालों में क्या क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत आसानी से 2004 का क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। जैसे ही वो 2008 में एग्ज़ाम में बैठता, तो 2004 का ये क्वेश्चन दिख जाता, ये तो पहले पूछा जा चुका है, तो तुरंत एक बार में आंसर लगा देता है। इसका आंसर तो लहुरा दी हुई है, ये पहले भी पूछा है। तो इस तरह जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें क्या है, आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। तो रिपीटेड क्वेश्चन में आप ये मान के चलिए 80 से 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। इन क्वेश्चन को आप अगर गलत करेंगे, आप फिर प्री क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। ये बात आप बिल्कुल तय मानिए। रिपीटेड क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। फिर देखिए, आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि पशुपालन और कृषि, इनका प्राचीनतम साक्ष्य आपको, अब देखिए, जैसे ही ये बदल गया कि भाई देखो, पशुपालन भी है और उसके साथ-साथ कृषि, मतलब अस्थायी जीवन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप ऐसे इसको कनेक्ट कर लीजिए, तो आपको याद आ जाएगा। भाई, हमने जो सबसे ज़्यादा पढ़ा था इस बारे में, वो आपका मेहरगढ़ है। जीरा हमने इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है अभी। अली गुल मोहम्मद हमने डिटेल में अभी पढ़ा नहीं है। दम सादात हमने डिटेल में पढ़ा नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? मेहरगढ़ ही एक ऑप्शन बचता है, जिसको आप टिक कर सकते हैं। अब देखिए, फिर से वही सवाल पूछ रहा है कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण आपको कहाँ मिल रहे हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलने का मतलब क्या है? वहाँ एक तो आपको कृषि व्यवस्था और साथ में आपको क्या, पशुपालन, ये दोनों देखने को मिलेगा। ये दोनों देखने को जिस जगह पे मिले, वही आपका क्या है, अस्थायी जीवन का प्रमाण। अस्थायी जीवन में यही व्यवस्था तो मिलेगी आपको, कृषि भी हो और पशुपालन भी हो। जैसे आप कालीबंगा धवलावीर को देखें, तो आपकी हड़प्पन साइड है, ठीक है? किले गुल मोहम्मद, ये भी आपको बाद में हड़प्पा की साइड में ही मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? मेहरगढ़। और इससे पहले जो पिछला क्वेश्चन देखा आपने, देखिए 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ क्या बात कर रहा है? मेहरगढ़ की ही बात कर रहा है। और यही चीज़ ने 2008 में भी पूछी, ठीक है? तो आपने 2008 का क्वेश्चन अगर देखा हो, तो 2018 वाला क्वेश्चन एक बार में अटेम्प्ट कैसे? कि आपने पहले ही पढ़ा था कि भाई 2008 में इसी तरह का क्वेश्चन, और आपको डिटेलिंग आनी चाहिए कि अस्थायी जीवन कहाँ होगा? जहाँ कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होगा, वहीं अस्थायी जीवन होगा। तो वो कहाँ मिल रहा है आपको? मेहरगढ़ में। बस, मेहरगढ़ आपका सही आंसर हो गया। अगले सवाल में आए, कि फिर पूछ रहा है आपसे कि पशुपालन बताइए कहाँ मिला? अब देखिए, यहाँ थोड़ा अलर्ट होंगे। मेहरगढ़ में जो आपको मिल रहा था, वो पशुपालन प्लस कृषि था। मतलब इन दोनों को मिला के क्या था, आपका अस्थायी जीवन था। लेकिन जैसे ही केवल पशुपालन के साथ कृषि व्यवस्था नहीं आ रही है, कृषि व्यवस्था नहीं आ रही मतलब आपका अस्थायी जीवन नहीं है, और अस्थायी जीवन नहीं है तो मेहरगढ़ नहीं है। ठीक? तो हमने क्या देखा था, जो आपका बागोर है, कहाँ पे? राजस्थान। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? पशुपालन का प्रमाण मिलता है। बागोर वाले स्थल को हमने बहुत डिटेल से देखा। जिनसे क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं, उन टॉपिक को बहुत डिटेल से करवाया है। जिससे आपको एक बार में क्लिक हो जाएगा। जिससे उन वीडियोज़ को देखकर समझ पा रहा होगा कि एक बार में वो क्लिक करके आंसर कर सकता है। हाँ, ये वाली बात तो की गई थी। और जो स्थान थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, ऑप्शंस कम आते हैं, उन स्थानों की हमने ज़्यादा बात ही नहीं की। जैसे औदे आप देखिए, औदे की हमने ज़्यादा बात ही नहीं की आषाढ़ काल में। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ही नहीं जाना जाता कभी। ज़्यादा फ़ोकस्ड एरिया कौन-सा था? बागौर। बागौर जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे, हमने इस स्थान डिटेल में देखे। तो जो आपने वीडियो देखी है पीछे वाली, उनका आपको फ़ायदा दिख रहा होगा इन क्वेश्चन्स में कि आप कितनी आसानी के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। फिर देखिए, आपसे पूछ रहा है कृषि के प्राचीनतम, और यहाँ आपसे पूछा था पशुपालन का प्राचीनतम। अब देखिए, आपको ध्यान रखना होगा, आपसे क्या-क्या चीज़ें पूछ रहा है। एक, आपसे पूछ रहा है कि पशुपालन सबसे पहले कहाँ मिलता है? फिर आपसे पूछ रहा है कृषि आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, और पशुपालन और इसी के साथ आपको क्या है, अस्थायी जीवन कहाँ देखने को मिलेगा। देखिए, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ सबसे पहले मिल रहा था? अभी हमने देखा, बागोर में। ठीक, कृषि का साक्ष्य आपको सबसे पहले कहाँ मिल रहा था? मेहरगढ़ में। आंसर क्या हो गया? मेहरगढ़। और इसी के साथ अगर आप स्थायी जीवन भी देखेंगे, वो भी आपको कहाँ से सबसे पहले मिलेगा? मेहरगढ़ में। ठीक, हड़प्पा आपको पता ही, हड़प्पन साइड, लोथल आपको पता ही, ये भी हड़प्पन साइड। मुंडीका का आप देखेंगे, ये भी हड़प्पन साइड कहीं न कहीं चल के आ जाएगा। आप क्या है, ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट कर सकते हैं, कि आपको पता है ना कि हड़प्पा तो नहीं है, ये हड़प्पा तो हड़प्पन साइड है, ये तो बहुत बाद की सभ्यता है। लोथल आप देखेंगे, ये भी हड़प्पन साइड है, ये भी बहुत बाद की सभ्यता आपको दिख, तो आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? मुंडीका और मेहरगढ़। हमने ज़्यादा बात की है मेहरगढ़ की, बार-बार हमने इसको देखा है, और प्रीवियस क्वेश्चन्स भी आप देख रहे हैं, मेहरगढ़ से संबंधित आपने अगर तुक्का भी लगाया, तो तुक्के से भी सवाल को सही किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप चारों में से ऐसे
करके किसी एक को क्लिक कर दीजिए। नहीं, उसमें आप कैलकुलेशन कीजिए। ये देखो ये तो नहीं हो सकता इस वजह से, ये नहीं हो सकता इस वजह से। उसके बाद आप उसके आंसर को क्लिक कीजिए। देखिए, अब क्या पूछ रहा है आपसे, भई ये बताओ कि चाल्कोलिथिक युग, तो अगर आपने पिछला वाला भी वीडियो देखा होगा, उसमें बात की थी कि ताम्रपाषाण काल की शुरुआत होती है। क्या कहते हैं? चाल्कोलिथिक युग। नवपाषाण काल को आपको क्या कह रहे थे? नियोलिथिक युग, है ना? लौह युग को आपको सिंपल सी बात है, इसको आयरन एज कहेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं कि भाई देखो हमने देखा नवपाषाण काल को क्या कह रहे थे? नियोलिथिक एज। लौह युग को क्या कहेंगे? आयरन एज। इसी तरह से आप देखेंगे जो आपका पुरापाषाण काल था, तो हमने क्या कहा था? पैलियोलिथिक एज। दूसरा आपका जो मध्यपाषाण काल था, उसको हमने कहा था मेसोलिथिक, है ना? तो देखिए नौ, नियो, पुरा, पैलियो, मध्य, मेसो। तो इस तरह से भी अब जो ताम्रपाषाण युग है, इसको क्या कहेंगे? चाल्कोलिथिक युग। और देखिए, ये सवाल भी आपसे कहाँ पूछा है? बिहार पीसीएसबी में पूछ रहा है। मतलब पीसीएस जैसे एग्ज़ाम्स में इन सवालों को बार-बार पूछा जा रहा है। अगला अगर हम आएँ, आपसे पूछा जा रहा है, नवदा टोली कहाँ है? ये आप बताइए। आपको देखिए सिर्फ राज्य क्लिक करना है। किस राज्य में है नवदा टोली? तो आपको यहाँ याद रखना होगा कि नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमने इसको भी डिटेल से देखा था। इसके अलावा आप ये याद रखिए, तो आपके एचडी सांकलिया है, इस बात इनकी बात की थी। एचडी जो आपके सांकलिया जी है, इन्होंने खोज की थी नवदा टोली की। तो वो खोज इन्होंने जब करी, तो उन्होंने क्या बताया कि ये सभ्यता आपका 1600 से 1300 ईसा पूर्व के मध्य की सब। तो नवदा टोली के विषय में कौन बता रहा था? एचडी सांकलिया। हमने डिटेल में देखा था। और ये स्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से अगर आपने वो वीडियोज़ को देखा है, तो बहुत आसानी से अटेम्प्ट आप कर ले जाएँगे। अगला प्रश्न हम देखें, अब देखिए, ये कहा सवाल आपसे कहाँ पूछा है? ये आरएस राजस्थान सर्विसेज में आपसे पूछा कहीं न, कि जो आपकी आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता को ही आप समझ पाएँगे कि जो आपकी आहार सभ्यता, आहड़ को आहार सभ्यता भी कहते हैं। ने एक नाम चेंज के साथ पढ़ा था कि आहार सभ्यता, उसके बारे में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये क्या कह रहे थे कि देखो भाई ये तांबा गलाना जानते थे कि नहीं? चावल के विषय में जानते थे कि नहीं? धातु ज्ञान था इनको कि नहीं? और काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं। इन पर सामान्यतः सफेद रंग से क्या ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। क्या ये सब हमको मिला है क्या? इस तरह से ये सवाल पूछ रहे थे। ये जो मृदभांड वाली बात थी, ये तो हमने बहुत डिटेल से किया था। कि देखो किस तरह के मृदभांड मिल रहे हैं। तो एक तो आप समझ गए कि भाई मृदभांड वाली बात हमने बहुत डिटेल, ऐसे मृदभांड हमको मिले थे कहाँ? कहा इसमें भी ऑप्शन 4 है, वो तो बिल्कुल सही। हमने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया देखो। एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन को हमने 50% क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया अभी। अब हमारी संभावना क्या है? या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अगर इसके बाद हमको नॉलेज नहीं है कि कौन-सा ऑप्शन सही है, फिर भी हम ये समझ पा रहे हैं कि हम 50% एक्यूरेसी के आस-पास हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा आप और दिमाग लगाइए कि अंतर कहाँ है? जब किसी क्वेश्चन में आप 50% अटेम्प्ट कर ले जाइए, तो अब अंतर देखिए, अंतर क्या आ रहा है? ये कह रहा है कि तीसरा और चौथा सही है। ये भी आपसे कह रहा है तीसरा। डिबेट है ऑप्शन 1 में कि ऑप्शन 1 सही है कि नहीं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये लोग तांबा गलाना जानते हैं। हमने ऐसा पढ़ा था। तो चावल वाला तो ध्यान नहीं है। चावल वाली क्या बात की। पर तांबे वाली बात की, कुछ तो ये लोग तांबे का करते थे। तांबा गलाना जानते थे, ये बात तो ठीक थी। ने ऐसा सुना तो था। तांबा किस लेवल से गलाते थे ये नहीं पता था। कान से मिलाते थे कि एलॉय बना पाते थे। ये सब बात हमने की थी। तांबा गलाना जानते थे, ये बात तो हमने सिर्फ इतना ही रिकॉल किया और हमने क्वेश्चन को एक बार में अटेम्प्ट कर लिया। देखिए, अगर आपने वीडियोज़ को ध्यान से देखा होगा, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बने हैं, उन बातों पे मैंने बहुत फ़ोकस किया। देखो भाई, इस वाली बात को तो डिटेल में पूछता है, तो इसको नहीं छोड़ना। ये हमको ध्यान में रखना है। देखेंगे आप कि इस बात को हमने बहुत जोर देके बोला था, कि जो मृदभांड आपको मिल रहे हैं, उनपे ज्यामितीय आकृतियाँ मिलना चालू हो गई। तो क्या ज्यामिति का ज्ञान था इन सभ्यता के लोगों को? बात को हमने देखा था। तो एक बार में जैसे हमको ये ज्यामितीय आकृति वाला ऑप्शन दिखा, हमने तुरंत टिक मारा। तो देखो ज्यामितीय आकृति अगर में नहीं है, तो फिर ये दोनों तो गलत हो गए, एक बार में गलत, है ना? तो इस तरह से क्या आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो। सकता है चारों ऑप्शन आपको ना आए, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन भी आपको सही से आता है, फिर भी आप 50% को कम कर ले जाएँगे। अगला हम क्वेश्चन देखें, तो आपसे पूछ रहा है जो आपका बृहद पाषाण काल है, उसके स्मारकों की पहचान की गई है, किस रूप में उसके स्मारकों की? तो बृहद पाषाण काल में हम क्या देख रहे हैं? तो आपके जो शव को दफनाने की प्रथा है, शव को दफनाने की प्रथा है, उस बारे में ये लोग बात कर रहे थे। तब बृहद पाषाण, अब समझिए इस क्वेश्चन को आप बिना नॉलेज के भी अटेम्प्ट कैसे, भाई सन्यासी गुफाओं के रूप,
आप कहेंगे सर पाषाण काल में संन्यास व्यवस्था कहाँ? फिर आप कहेंगे कि मंदिर के रूप में। मंदिर समाज में ही मंदिर व्यवस्था कहाँ थी तब? तो जैसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी पाषाण काल में। मंदिर कहाँ से बनेंगे? अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? एक ऑप्शन ये बचता है, दूसरा ऑप्शन है आपने बिना नॉलेज के 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। सिर्फ बेसिक सेंस कि सन्यासी उस समय कहाँ मिलेंगे? मंदिर कहाँ मिलेंगे उस समय? तो आप 2 ऑप्शन पे हैं कि या तो ये सही है या ये सही है ना? तो आप देखेंगे पाषाण काल में क्या था? मृतकों को जो दफनाने की प्रथा है, मृतकों को जिस तरह से दफनाया जाता था, उसकी बात तो बार-बार की जा रही थी। आपने क्वेश्चन को बिना जाने या क्वेश्चन का आंसर बिना जाने आपने फिर भी सही आंसर पे आपने टिक कर लिया। कैसे? सिर्फ बेसिक से। आपको एग्ज़ाम्स में कई बार सिर्फ बेसिक से सवाल करना है, जिसके बेसिस पे भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर मतलब 4-6 सवाल ऐसे होंगे जिनको आप बेसिक सेंस से ही सॉल्व कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए, प्रीलिम्स में अगर आप ये चाहें कि 100 सवाल आ रहे हैं और 100 के 100 आप सिर्फ नॉलेज से सॉल्व कर दें, ये आपसे नहीं होगा। आपको 100 सवाल में से 40 सवाल नॉलेज से, 30 सवाल कम से कम आपको आपके एनालिसिस से और 4 से 5 सवाल आपको क्या करना होगा? बेसिक कॉमन सेंस से सॉल्व करना होगा। और जैसे ही आप 70 क्रॉस करेंगे, आप ये मान लीजिए आप प्रीलिम में क्वालीफाई हो गए। यही पैटर्न है प्रीलिम्स निकालने का। अगला प्रश्न देखिए अगर हम, ये कह रहा है कि निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेके हड़प्पा सभ्यता तक की साक्ष्य मिल रहे हैं? पाषाण सभ्यता के भी साक्ष्य मिल रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। ये कौन-सा स्थान है? अभी आपने पीछे देखा था, हमने एक स्थान की बात की थी मेहरगढ़ की। यहाँ से आपको क्या मिला था? यहाँ से आपको कृषि का साक्ष्य मिल रहा था। यहाँ से आपको क्या पशुपालन का भी साक्ष्य मिल रहा था। एक चीज़ इसमें और ऐड करिए कि ये आपका हड़प्पा साइड भी है। इस वाले प्रश्न में क्या सही आंसर हो गया? मेहरगढ़। तो यहाँ कृषि भी थी, यहाँ पशुपालन था, पुराना साक्ष्य, उसके बाद का साक्ष्य। बाद में क्या आपको हड़प्पा का भी साक्ष्य आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया रिपीट, हमने पीछे देखा था। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अभी हमने पीछे बात की, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया? कि अंकलिया ने। कब बताया इस सभ्यता के विषय में क्या बताया था? कि भई ये 1600 से 1300 ईसा पूर्व के आस-पास की सभ्यता है। और ये स्थान कहाँ है? ये भी हमने देख लिया था कि मध्य प्रदेश में। अब नौदा टोली के बारे में ऐसे आपने 5-7 तथ्य पढ़ लिए। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आया, आपने क्या किया? नौदा टोली हमने तो इसको पढ़ा था, कालिया साहब थे, उन्होंने ही किया था। बस आप आसानी से एक बार में क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट कर पाएँगे। अगले प्रश्न में आए हम, देखिए राख का टीला, इस शब्द ही मैंने इस्तेमाल किया था अपने जब हमने दक्षिण भारत के स्थानों के विषय वहाँ पे हमने देखा था कि राख का टीला हमको मिला, तो वो कहाँ पे मिल रहा था आपको? संगनकल्लू से। और ये संगनकल्लू कहाँ है? ये आप ध्यान रखें, कहाँ पे है? कर्नाटक में। हमने भी इसको देखा था कि भई राग का टीला सबसे पहले कहाँ मिला था? कर्नाटक क्षेत्र में मिला था। कर्नाटक में भी कहाँ पे? संगनकल्लू में। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये तो मुझे लगता है जिसने एक बार भी इस वीडियो को देखा होगा, 1 सेकंड में इसका आंसर कर भीमबेटका किस लिए फेमस है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। एक बार में हमने इसको देखा। बौद्ध प्रतिमाएँ, अब देखिए यहाँ क्या रहा है? यहाँ धर्म की बात की जा रही है। बौद्ध कहाँ? धर्म से संबंधित, खनिज से संबंधित और सोन नदी का उद्गम स्थल है ये। अगर हमने एक बार भी उस वीडियो को देखा है, तो हमको बाकी ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत ही नहीं। हमको किसी एक को टिक करना है। हमने देख लिया कि भई सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन-सा है? शैलचित्र। सबसे फेमस तो इसके यही है। बस बात खत्म हो गई। हमने क्लिक किया, हम आगे बढ़ गए। इस तरह से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे ना, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना होगा। जब आप टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनको आप एक क्लिक में, लिखते ही आप आंसर कर ले जाएँगे। मतलब विदिन 5 सेकंड आप उसको सही टिक कर ले जाएँगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको 1-1 2-2 मिनट भी लग सकते हैं। कुछ क्वेश्चन 5 सेकंड में आप क्लिक करेंगे, कुछ क्वेश्चन 1 2-2 मिनट कैलकुलेशन भी आपको करना तो आपको ये 5 सेकंड वाले भी ढूँढने पड़ेंगे एग्ज़ाम में, 5 सेकंड वाले कौन-सा आंसर है और सबसे पहले अगर आप इन्हीं को क्लिक कर ले जाएँ ना 5-5 सेकंड वाले, आपने 20 क्वेश्चन भी क्लिक कर लिए, इसका आंसर आप 5 सेकंड में कर पा रहे हैं, 10 सेकंड 5 सेकंड या 10 सेकंड में आप जिनका आंसर आप कर तो आप ये मान के चलिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे स्तर की है। ठीक, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें 1-1 2-2 मिनट भी लगेगा। आपको उनको अटेम्प्ट करने में। कुछ क्वेश्चन हो सकता है 2 से 3 मिनट भी लग जाए। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में 5 मिनट से ज़्यादा का समय आपका जा रहा है, तो अटेम्प्ट करना कहीं न कहीं आपको एग्ज़ाम से बाहर करने के लिए भूमिका बना देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक क्वेश्चन पे आप 5 मिनट से ज़्यादा टाइम दे देंगे, आप बाकी क्वेश्चन को छोड़ देंगे। आपसे बाकी क्वेश्चन एनालिसिस ही नहीं हो पाएगा। आप उनको एनालाइज़ ही नहीं कर पाएँगे और वो क्वेश्चन आपसे छूट जाएँगे। अब ध्यान रखिए
टाइमिंग भी बहुत मैटर करती है और यही बात मेंस में भी अप्लाई होगी। मेंस में तो आपको लिखना होगा, वहाँ भी आपको टाइमिंग मैटर करेगी। कितना अच्छा, कितना तेज़ आप लिख पा रहे हैं। मेंस में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, कि जब आप मेंस देने बैठेंगे ना, में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है कि आपने क्या पूरा अटेम्प्ट किया है पेपर की नहीं अटेम्प्ट किया। अगर आपने पूरा अटेम्प्ट किया है और आपकी ठीक-ठाक हैंडराइटिंग है, तब भी ये मान के चलिए आप मेंस क्वालीफाई कर जाएँगे। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है पूरा, आप ये समझिए कि आपका फिर मेंस में क्वालीफाई होना बहुत मुश्किल हो जाए। प्रीलिम्स में भी हमने बात की थी जब ना कि टेक्निक्स ये वही सारे टेक्निक्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 5 सेकंड में सॉल्व कर ले जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन में आप एक बार में क्लिक कर जाएँगे, कुछ में आप एलिमिनेशन लगाएँगे। इस तरह से आप एक छोटे-छोटे टुकड़ों में बैंक बनाएँगे क्वेश्चन्स के, जिसके बाद आप ओवरऑल में देखेंगे आप 70-80 क्वेश्चन सही कर ले जाएँगे या 70-80% सही कर ले जाएँगे, आप बड़ी आसानी से क्वालीफाई कर ले जाएँगे। अगला हम देखें, फिर से वही देखिए प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 14 टोली का उत्खनन किसने किया? हमने इतनी बार देख लिया कि एचडी आंकलिया इसका सही आंसर है। बस फिर से बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, भीमबेटका कहाँ है ये बता दो। अब देखिए इसने क्या किया, थोड़ा-सा दिमाग लगाया। इसने यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया, अब्दुल्लागंज। आप डर गए आप। जैसे ही आप ऑप्शन देखने बैठेंगे आपको भोपाल, सिंगरौली, पंचमढ़ी, ये क्या है अब्दुल्लागंज, ये रायसेन नहीं पढ़ेंगे आप। तो जैसे ही आप रायसेन पढ़ने जाएँगे ना, आपको तुरंत आ जाएगा, अरे! ये तो यही वाला है, रायसेन मध्य प्रदेश, बस आप टिक कर ले जाएँगे। तो आपको कई बार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत भी हो, क्योंकि अगर ऑप्शन आपने गलत पढ़ लिया ना, फिर तो क्वेश्चन गलत होना ही है। तो ऑप्शन को थोड़ा-सा ध्यान से देखना होगा कि ऑप्शंस क्या-क्या दिए हैं मेरे पास। के साथ आप क्वेश्चन को भी थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, टीममेट का कहाँ है, बड़ा आसान सी बात है। लेकिन जैसे ही आपने ऑप्शन देखा, अरे! आपको लगा ये तो बड़ा टफ पूछ लिया है, लेकिन आपने ध्यान से ऑप्शंस को नहीं देखा। जैसे ही आप रायसेन देखते हैं, आपको याद आ गया, अरे! ये तो रायसेन यहीं पे तो है, मध्य प्रदेश आपने टिक कर लिया। अब देखिए शब्द किस तरह से इस्तेमाल करें, आम्राश्म, है ना? तो जो महाराष्ट्र के लोग हैं, मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते हैं? फर्श के नीचे रख के दफनाने की प्रथा की बात की जाए। अब देखिए, कि जिस सभ्यता की बात करें, वो सभ्यता आपकी कौन-सी है? पूर्वी सभ्यता। मृतकों को फर्श के नीचे दफनाने की प्रथा किसमें ज़्यादा थी? पूर्वी सभ्यता में। इस सभ्यता के लोग अपने मृतक शरीर को घर के फर्श के नीचे ही दफना के रखते थे। अब ये जोरवे संस्कृति का हमने भी देखा था कि इनका क्षेत्र कहाँ था? हमने देख लिया था कि नेवासा, तैमाबाद, इन सारे क्षेत्रों में आपको ये सभ्यता देखने को मिल रही थी। और अब ये ध्यान रखिए, इनका सर किस दिशा में होता था? उत्तर दिशा में। और इनका पैर किस दिशा में होता था? दक्षिण दिशा में। अभी भी आप उत्तर भारत के समाज में देखिए, वो क्या कहते हैं? जब उत्तर की साइड सर करके मत सो, है ना? तो आपसे मना करेंगे कि भई उत्तर की साइड सर करके ना सो। ये आप कल्चर का पार्ट भी देखेंगे, कि आपसे घर में बोला जाता है, उत्तर दक्षिण की तरफ नहीं सोना चाहिए और जो मृतक आपके दफनाए जाते हैं, वो उत्तर सर करके ही दफनाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बन सकता है। आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तब भी आप कोशिश कर सकते हैं। दूसरे आप देखेंगे, कई जगहों पे आपको बाद में मिलेगा कि जो आपकी सूर्य की दिशा है, उस दिशा के बेसिस पे मृतकों को दफनाया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने पढ़ रखा है या मेरी पुरानी वीडियोज़ देख रखी है, तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, सर्वाधिक चित्र कहाँ मिल रहे हैं? कि शिलाश्रय से, शिलाओं पे। आपने करना ही नहीं है कुछ, तुरंत भीमबेटका टिक मारिए, क्यों? इतना डिटेल में पढ़ा था हमने। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का साथ, ये तो आपका बुर्जूम है। बार-बार आपको हमने रिपीट कराया था तो इस क्वेश्चन को। आपने एक बार भी वीडियो देखा होगा, आप तुरंत अटेम्प्ट कर ले जाएँगे। ये वाला क्वेश्चन आप देखिए, कि भीमबेटका को किसने खोजा था? तो हमने बात की थी डॉक्टर विष्णुधर पकड़कर की। हमने क्या बात की थी कि ट्रेन से जा रहे थे, हैं? रास्ते में इनको दिखा, तो ये ट्रेन से उतर गए अगले ही स्टेशन पे, वापस आ गए, कहाँ पे? भीमबेटका। वहाँ जाके इन्होंने खोज की। ये वाली बात भी हमने डिटेल में देखी थी, है ना? तो इस तरह आप कई बार घटनाओं को लिंक करके याद रखेंगे ना, तब भी आपको टॉपिक है, डिटेलिंग याद रहेगी और आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे। अगला देखिए, ये वाला प्रश्न, कर्त-आवास कहाँ मिल रहे हैं? अब जिसने देखा होगा वो उसको कुछ नहीं करना, वो एक बार में लगाएगा कि ये बुर्जूम, बाकी ऑप्शन वो जाएगा ही नहीं। तो अगर आपने सही से पढ़ रखा है ना, तो प्रीलिम्स आपके लिए बहुत आसान बन जाता है। तो क्योंकि आपके सामने ही आंसर है। अब आंसर में से आपको सेलेक्ट करना है। तो हमने जैसे बहुत डिटेल में देखा था बुर्जूम के बारे में, तो एक बार में
ये तो गर्तावास था। हमारा डिबेट किस बात पे था कि गर्तावास इस्तेमाल हो रहा था खाद्यान्न के लिए या ये रहने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हो रहा था, हम इस पे बात कर रहे थे। मिला तो यही, ये बात तो हम पहले से ही जानते हैं। हम एक स्टेप आगे बढ़ के जब पढ़ते, तो हमने वहीं पे समझ भाई देखो बुर्ज-होम से गर्तावास तो मिले हैं। हमारा डिबेट है कि भैया यहाँ खाद्यान्न है या यहाँ लोग साल भर रहते थे। क्योंकि कुछ जो आपके रिसर्च है वो आपको दिखाएँगे कि साल भर रहने की परिस्थितियाँ शायद नहीं बन पा रही थी वहाँ। डिबेट हमारा उस लेवल पे था। गर्तावास वहाँ हमको सोचना ही नहीं था, वो तो बुर्ज-होम की ही बात है। तो आप बहुत आसानी के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे। अगला देखिए, हमने बात की कि गैरिक मृदभांड पात्र, ये आपको कहाँ से मिल रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आपका गैरिक भांड पात्र है, उनका नामकरण कहाँ हुआ? अब यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, 1951 के समय एक सज्जन हैं जिनका नाम है बीबी लाल, इन्होंने सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड पात्र की बात की थी। और ये इन्होंने किसके विषय में ये बात की थी? हस्तिनापुर। आने वाले वीडियोज़ में हम इस वाले टॉपिक को भी देखेंगे कि मृदभांड अलग-अलग कहाँ से मिले हैं। ये वाला टॉपिक मुझे एक्सेप्ट करना होगा कि हमने अपनी वीडियोज़ में कवर नहीं किया है अभी, मतलब डायरेक्टली कवर नहीं किया। एक वीडियो मैं डिटेल में ले आऊँगा जहाँ आप ये समझ पाएँगे कि कौन-सा मृदभांड कहाँ से मिल रहा है, किस मृदभांड की क्या विशेषता है। आप देखिए मृदभांड से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, आपने एक बार मृदभांड डिटेल में पढ़ लिया। अब मृदभांड से संबंधित कोई क्वेश्चन आए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक? तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है? हस्तिनापुर से। आंसर क्या हो गया? हस्तिनापुर। नामकरण किसने किया? बीबी लाल ने। कब किया? 1951 में। एक बार में आप अगला प्रश्न अगर हम देखें, अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछे जा रहे हैं? आईएएस में, है या यूपीएससी में आपसे क्या पूछ रहा है? या कुछ स्थान है, तो वो फेमस है। आप सिर्फ ये बता दीजिए वो किस लिए फेमस है। देखिए, यहाँ आपको क्या करना होगा? देखो भाई हमने तो बुर्ज-होम पढ़ा है और डिटेल में पढ़ा था। ये तो फेमस था किसके लिए? करतावास। बुर्ज-होम, शैलकृत देव मंदिर इसके लिए तो कतई फेमस, ये हमको पता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। एक आपका चंद्रकेतुगढ़, दूसरा आपका गणेश्वर स्थल। जब हमने गणेश्वर स्थल की तो हमने डिटेल में पढ़ा था, गणेश्वर स्थल के रूप में तांबे का ज्ञान, ये बात हम जानते हैं। अगर हम ये बात जानते हैं, तब भी हम इस वाले ऑप्शन को और इस वाले ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हैं। मतलब अगर हमको मान लीजिए ये बुर्ज-होम वाला किसी को नहीं आता है, तो ये गणेश्वर वाला याद है। तब भी वो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेंगे। तो और इसको, अब हमारी बात कहाँ फँस गई, ये तीसरे में और दूसरे में। फिर तीसरा देखिए ये भी इसमें भी है और तीसरा आपका इसमें भी है। तो मतलब तीसरा तो हर हालत में सही है। ये आपका जो गणेश्वर है ये ताम्रपाषाण कलाकृति है, ये बात सही है। हमारा बात फँसी चंद्रकेतु गढ़ पे। अब देखिए जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने से शायद आपको और मिलेगा। हो सकता है 1-2 टॉपिक इन पर आपने कम फोकस किया हो पढ़ते टाइम। लेकिन जब आप एग्ज़ाम सीखेंगे, ये टॉपिक बार-बार पूछा जा रहा है या इस स्थल को बार-बार पूछा जा रहा है, जब आप रिपीट करने बैठे या रिवीजन करने बैठे, तब आप उस स्थान के विषय में या उस टॉपिक के विषय में डिटेल से पढ़ें और डीप डाउन जाके पढ़ें। अब आपको समझ में आ गया कि इससे क्वेश्चन आएगा, दूसरा आपको ये समझ में आ गया किस तरह का क्वेश्चन। तो जब आप सेकंड रिवीजन करेंगे, आप उसको बहुत ध्यान से देखिए, अभी तक हमसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकला है, तो हमारी नॉलेज ना लेकिन हमने कहीं न कहीं 50% इसको अटेम्प्ट कर लिया। हमने 2 क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया। हमारी बात कहाँ फँस गई? इस ऑप्शन नंबर 2 चंद्रकेतु, क्योंकि चंद्रकेतु गढ़ को हमने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा था, इसलिए हम इसमें थोड़ा अब आप देख लीजिए चंद्रकेतु गढ़ के विषय। एक तो आपका चंद्रकेतु गढ़ जो है, ये है कहाँ? आपको ध्यान रखना होगा ये आपका पश्चिम बंगाल में, पहली बात। दूसरी बात आप याद रखें, ये कहाँ पे स्थित विद्याधारी नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल में विद्याधारी नदी है, उसके किनारे स्थित कौन-सा? चंद्रकेतु। उसके बाद आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा किस लिए फेमस है? क्योंकि यहाँ क्या मिलता है आपको? टेराकोटा कलाकृति। आपको चंद्रकेतुगढ़ से सबसे फेमस क्या चीज़ मिलती है? जो आपकी टेराकोटा की कलाकृति है, वो मिलती है। ठीक? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन-सा? ऑप्शन 2 और 3 ये दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएँ। जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, ये किसके अंडर में है? अब इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से अटेम्प्ट कीजिए। कैसे? कि भई देखो, पुरातत्व सर्वेक्षण की ये बात कर रहा है, तो ये मानव संसाधन विकास तो कहीं से नहीं, पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत इसके आने की कोई संभावना ही नहीं है। अब आप बच गए कि ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी है या संस्कृति है।
अब इन दोनों में से आपको सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब बात की जा रही है, ये तो थोड़ा अलग मंत्रालय हो गया। इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, पुरातत्व अपने कल्चर को रिस्टोर कर रहे हैं एक तरीके से, अपने कल्चर के विषय में जान रहे हैं। जैसे ही आपके दिमाग में ये आएगा, आप इस क्वेश्चन को खत्म कर ले जाएँ। इस क्वेश्चन में आपको 1 डेढ़ मिनट सोचना होगा। जैसे ही सोच पाएँगे आप बहुत आसानी के साथ इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व का जन्म बहुत डिटेल में देखा था हमने। इनकी अवधारणा को भी देखा था, इनके विचारों को देखा, सही है, गलत है, किस लेवल तक है, उनको भी हमने डिटेल में देखा। तो हमने ये समझा था, तो आपके अलेक्जेंडर कर्निघन है, इनको क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक। इस बात को हमने ध्यान से देखा था। अगला हम देखें अगर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका विंध्य का क्षेत्र, इसके किस शिलाश्रय से सबसे ज्यादा क्या मिल रहे हैं आपको? मानव कंकाल मिल रहे हैं। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में आए एक पुरातत्व शास्त्री, इनका नाम के एन पांडे। इनकी किताब का नाम है पुरातत्व विमर्श। इस पुरातत्व विमर्श में ये लिखते हैं कि जो आपका विंध्य क्षेत्र और इस विंध्य क्षेत्र पे भी जो आपका लेखनिया है, यहाँ से मानव कंकाल मिले हैं और वो भी कितने? 17। ठीक। तो जो आपके जे.एन. पांडे जी हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जो विंध्य क्षेत्र का लेखनिया है, यहाँ से हमको क्या है? मानव कंकाल मिले हैं। अभी तक हमने इस टॉपिक को इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। आने वाली वीडियोज़ में ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है आपका? लेखनीय। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ये तो हमने देखा था, हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर शुरुआती वीडियोज़ में ही इस बात को देख लिया था। ये कहाँ पे आपका स्थित है? भोपाल में। तो इस तरह से अगर आप ये देखें, कि मान लेते हैं अगर हमने 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए पूरे वीडियो में, तो हम एक्यूरेसी देखें कि हम कितने परसेंटेज अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। हमने देखा कि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे निकल रहे हैं, जिनको हमने बहुत डिटेल से नहीं पढ़ा है, जिनके आंसर हम एक बार में नहीं कर, लेकिन 47 से 48 क्वेश्चन तक हम एक बार में अटेम्प्ट कर, तब हमने सिर्फ अपने वीडियोज़ के माध्यम से पढ़ा है। हम 47 से 48% वीडियो अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। आप एक्यूरेसी परसेंटेज देखिए, 96%, 90 प्लस परसेंट हमारी एक्यूरेसी है। तब हमने सिर्फ अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ा है, तो उसके बाद हम क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करने बैठ रहे हैं, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ही हो रहे हैं, जितना हमने सिर्फ इन वीडियो से पढ़ा। ठीक है? तो आप किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में जाइए, अगर पाषाण काल से संबंधित पूछा जा रहा है, अभी तक जितना मैंने वीडियो कर पाया है, सिर्फ आप उतना ही देखा है, तब भी आप बहुत आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाएँगे और आपकी एक्यूरेसी क्या जा रही है? 90% प्लस। ठीक? मास जैसे विषय में 90% प्लस की एक्यूरेसी अगर कोई आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में दिखता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका मटेरियल है वो कितना स्ट्रॉन्ग। या आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो किसी और की एक बार वीडियो देख लीजिएगा पाषाण काल से संबंधित। फिर उसको आप क्या करिएगा, इन क्वेश्चंस को लाके अटेम्प्ट करिए। और ये क्वेश्चन मेरे तो है नहीं, ये क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम्स में पूछे। कई बार क्या होगा, एजुकेटर आपको किसी टॉपिक को पढ़ा देगा, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन उनके अपने होंगे। अब वो क्वेश्चन को किस हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया है, उस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे। जब उस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन करेंगे, आप ये मान के चलिए फिर तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। आपको किसी एजुकेटर के क्वेश्चन से थोड़ी ना पास होना है। आपको पास किससे, जो आपसे आयोग पूछे। तो आप किसी से भी पढ़िए, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए कि जो आयोग पूछ रहा है, उसमें से मेरी एक्यूरेसी कितना आ रही है। जो पिछले सालों के पेपर हैं, उनको लगाने के बाद मेरी एक्यूरेसी क्या निकल के आ रही है, मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। आपने अगर मेरी वीडियोज़ देखी के बाद आप अटेम्प्ट करने बैठिए इन क्वेश्चंस को, आपको क्या मिलेगा? 90% प्लस आपकी एक्यूरेसी। तो बस मैं यही कहूँगा कि आप इन वीडियोज़ के साथ जुड़े रहिए। आपको प्री में, मेंस में, ना आपको आइडियोलॉजी में, ना आपको फैक्ट्स में, कहीं भी आप नहीं, आप आसानी से प्री भी पास करेंगे, आप मेंस भी पास करेंगे। और इंटरव्यू में जो आपका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का पार्ट, आपकी सोच कितनी विकसित, उसको भी इन वीडियो के माध्यम से उस स्तर तक ले जाएँगे कि आप इंटरव्यू में भी आसानी से आंसर कर पाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करिए। आज के इस क्वेश्चन वाली वीडियो के बाद, आपके पिछले सालों में प्रश्न पूछे, उसके बाद आप समझ पाएँगे कि जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम टॉपिक को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हम फ्री में और आसानी के साथ हम सही ऑप्शन तक पहुँच पा रहे हैं।
इसी तरह जब आपको मेंस के क्वेश्चन में आपको मेंस में जो आपका लिखने वाला पार्ट है, जिसके पीछे आपको एक बेस चाहिए, फैक्ट के साथ आइडियोलॉजी भी चाहिए, वहाँ भी आप देखेंगे, आप क्वेश्चन को बहुत आसानी के साथ फ्रेम कर पाएँगे, का आंसर आप लिख पाएँगे। तो जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ और शेयर करिए प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए